नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव प्रचार थम गया है और इस अंतिम प्रचार के लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल पूरी तैयारियों में जुटे नजर आए। बीजेपी ने इस बार अपने 2 सीएम पर खूब फोकस किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को झारखंड महाराष्ट्र के रण में मैदान मारने भेजा तो रैलियों और सभाओं के जरिए भी जनता का दिल जीतने की खूब कोशिश की गई। ऐसे में लगातार धुआंधार रैलियां और जनसभाओं के जरिए इन दिग्गजों ने सरकार की उपलब्धियों के साथ हर मुद्दे पर बात की। ऐसे में चुनावी तरार में किसकी नैया लगेगी पार, और इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव और दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर लगा है दांव। जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कुछ जगहों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन रहा, जिसके लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग 4 रैलियों और सभाओं में शामिल हुए और लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार है। पूरे देश में भाजपामय माहौल बना हुआ है। मुंबई में 4 रोड शो और सभा करने जा रहा हूं। नागपुर में भी किया था धुआंधार प्रचार। महायुति की तारीफ की तो कांग्रेस पर साधा निशाना। जनमत से बहुमत की अपील। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो बात है बोलने के लिए नहीं है, इसको करके दिखाने के लिए है। आज हमारे में से चुनाव की बेला में आज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में सरकार बनाती जा रही है। पूरा देश दुनिया के सामने आदर्श देश के रूप में खड़ा है और कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। मेरे अपने कई मित्र गलती से कोई कांग्रेस में चले गए, अब आज वो लगातार सिर फोड़ रहे हैं, ये काम बन गए। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, दुश्मनों की छाती एकदम ऐसा लगता है कि उनके सारे के सारे अंदर के अंतर्मन के उठने वाले हमारे प्रति भाव के ऊपर एकदम हथौड़ा पड़ता है और हम भी चाहते हैं और जोर से पड़ना चाहिए। मोहन यादव के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के रण में खूब हुंकार भरी। सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही रैलियों और सभाओं से भी जनमत जुटाने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं की। इसके पहले भी महाराष्ट्र में खूब गरजे थे योगी आदित्यनाथ। बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन दोहराया। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर दिया जोर। सनातन पर प्रहार, देश पर हमला। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी तो पत्थरबाजों पर लागू होगा उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला। कांग्रेस पर साधा निशाना। यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक तरफ भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। उधर विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई थी। राहुल ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा, भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है स्ट्रैटेजी का लक्ष्य। देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं।
एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, अडानी जी, शाह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी हैं। नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। नहीं, उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ है। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है, वो बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। चुनावी माहौल गर्म है, जहां दिग्गजों की रैलियों और सभाओं से मंच पटे पड़े हैं। ऐसे में धुआंधार प्रचार किसकी बनाएगा सरकार, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो महाराष्ट्र का रण है और जाहिर तौर पर मोहन और योगी का दमखम भी है। अब ये दमखम क्यों है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव के लिए प्रचार तो थम चुका है। 20 तारीख को वोटिंग, 23 को नतीजे। इसके साथ साथ झारखंड की भी यही स्थिति है। लेकिन ये दोनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि लगातार जो दिग्गजों ने रैलियां और सभाएं की हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी। आखिर इतना जोर लगाया गया, इतनी मेहनत की गई, मुझे लगता है एक नहीं, लगातार धुआंधार लगातार रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी की हैं। तो जाहिर तौर पर इन दिग्गजों को जिस चुनावी मैदान में आना पड़ा, ये अपने आप में देखने वाली बात है कि कितना कांटे का मुकाबला महाराष्ट्र और झारखंड में होगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल शर्मा। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना शिंदे गुट से चिंटू शेख हमारे साथ जुड़े हैं। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से अनिश गाढ़वे हमारे साथ जुड़े हैं। अनिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले खेमचंद जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी? परफेक्ट आवाज आ रही है। खेमचंद जी, मुझे लगता है चुनाव प्रचार थम गया और अब इंतजार 20 तारीख का है। वोटिंग का दिन भी महत्वपूर्ण होता है और उससे भी बड़ा दिन होता है जब रिजल्ट होते हैं, और वो होंगे 23 नवंबर को। एक बड़ा सवाल, लगातार हमने एक चीज देखी है, योगी आदित्यनाथ हो, मध्य प्रदेश के वो चेहरा मुझे लगता है मोहन यादव हो, लगातार इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चेहरों पर बहुत फोकस किया। कुछ चेहरों को भी मैं नहीं कहूंगी, मैं सीधे सीधे कहूंगी कई ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्रियों पर बड़ा फोकस किया और लगातार इनकी रैलियां हुई हैं। 2-3 बातें हैं। देखिए, चुनाव है, हमेशा तैयारी से रहना है, तो जाहिर तौर पे रैली सभाएं होंगी, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, लगातार और धुआंधार। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको सही से? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, जिन सीएम की आप बात कर रहे हैं सब कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं। और जब चुनाव आता है, हमारे यहाँ पे क्या है, जब चुनाव आता है तो हर एक कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, सब उसमें वो सब मान के और अपनी ड्यूटी मान के सब उसमें सहयोग करते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, करोड़ों उनके लोग प्रशंसक हैं, और वो एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी एक अपनी वर्किंग स्टाइल है। और क्योंकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, इसीलिए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वहां पे यूटिलाइजेशन हुआ है, सभी का यूटिलाइजेशन हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री का भी यूटिलाइजेशन हुआ है। आदरणीय शिवराज जी लगातार झारखंड में, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, तो सभी का उपयोग किया जा रहा है। और योगी जी की बात रही, योगी जी उत्तर प्रदेश, बड़े प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी, महाराष्ट्र में भी, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह मिलते हैं, झारखंड में भी मिलते हैं। तो इसीलिए हमारे हर एक कार्यकर्ता का उपयोग, जो सीनियर लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं,
जनता में जिनकी डिमांड है तो पार्टी उनका भी ख्याल रखती है और अपने अपने राज्यों में अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसको वहां पे वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं और लोगों में विश्वास जग रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी एज ए कंबाइंड टीम महाराष्ट्र में वापसी करेगी और वापस करके जिस तरीके से जो उन्होंने आप कह सकते हैं इंडी गठबंधन वालों ने महाराष्ट्र को बिगाड़ने की या ट्रैक से बाहर करने की कोशिश की, उसको हमने काफी हद तक बेटर किया है और आने वाले समय में जब हमारी सरकार वापसी करेगी तो महाराष्ट्र को तेजी से आगे ले जाएंगे। महाराष्ट्र की जितने भी मूलभूत समस्या है उनका समाधान करेंगे, बहनों को एम्पावर करेंगे जैसे हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एम्पावर किया था और ये सारी चीजें हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये अपने प्रशंसकों को एक आश्वासन दे सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि हम सरकार दोनों जगह बना रहे हैं, अच्छी तरीके से बना रहे हैं और 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें मेहनत करें ताकि अधिक मार्जिन से हम जीत सकें और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीत सकें। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी म्यूट किया आपने, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा जी। अब अनिल जी, रैलियों का रेला है महाराष्ट्र में, तो झारखंड में भी रहा हालांकि, लेकिन मुझे लगता है अब तो चुनाव प्रचार खत्म हुआ, अब तो डोर टू डोर कैंपेन है। ये बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है इलेक्शन के 2 दिन पहले। किस तरह का रुख देख पा रहे हैं? कांग्रेस की क्या तैयारी है? मैं खास तौर पर महाराष्ट्र की बात करूंगी क्योंकि चर्चा उसी पर है। क्या लग रहा है इस बार जो रैलियों का अंबार था, किसकी नैया पार लग रही? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं मैं सभी पैनलिस्ट और आपको और आपके दर्शकों को। बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है महाराष्ट्र और झारखंड के। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव की सबसे बड़ी स्थिति यह है, लोकसभा जब चुनाव हुआ 48 लोकसभा सीटों पर जवाब जनता ने दे दिया था। 31 पर महाविकास आघाड़ी और 17 पर महायुति, ये स्थिति थी। और लोकसभा चुनाव के बाद भी ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाने का खेला जो किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कहते ना कि चेहरे पर मलाई और सूखी अंतड़ियां, वो स्थिति इनकी हो गई है। जनता के सामने ये क्या परोसना चाहते हैं? जनता सारी बातों को समझती है और जनता ने मन बना लिया है कि अब महाविकास आघाड़ी की फिर से वहां सरकार बनने जा रही है और यही घबराहट इनको खाई जा रही है कि बार बार ये पूरी ताकत झोंकने का काम करते, कभी किसी मुख्यमंत्री को, कभी किसी को कटेंगे बटेंगे, यानी कौन कौन से नारे देते हैं। लेकिन जनता इस बात को जानती है क्योंकि वहां महाराष्ट्र की जो जनता है शिक्षित है, समझदार है और जनता किसको चुनना चाहती है ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, चलिए चिंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए चिंटू जी, मुझे ऐसा लगता है, हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा रैलियां हुई हैं महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी के मैं चेहरों की बात करूं, मैं पीएम मोदी की बात कर लूं, मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं, मध्य प्रदेश से भी डॉक्टर मोहन यादव की बात करूं, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे की बात करूं, एकनाथ शिंदे की, मैं सबकी बात करूंगी। ऐसा कोई दिग्गज नहीं था जिसकी बड़ी बड़ी सभाएं या रैलियां ना हुई हों। सभी लोगों ने पूरा जोर इस इलेक्शन के लिए लगाया है। बड़ा सवाल है कि क्या ये जो धुआंधार रैलियां और प्रचार हुई हैं, मैं आज इस पर इसलिए फोकस भी कर रही हूं, कई बार ये कहा जाता है कि हमारी सत्ता है, हमने विकास किया है, जनता का कॉन्फिडेंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं ये दिग्गज कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं पिछड़ ना जाए। देखिए राखी जी, मैं बोलना चाहता हूं कि ये इलेक्शन में मैंने भी देखा कि हर एक कार्यकर्ता से लेके नेता सब काम कर रहे थे। वो विपक्ष भी हो तो विपक्ष की भी तारीफ करूंगा कि उनका भी प्रचार बहुत अच्छा हो रहा था। उनके कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। वो जो भी हो, आज ये वक्त नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम में स्वदेश चैनल के बैठ के राखी जी डिबेट एंकर है, मैं डिबेट करूं, मैं कोई विपक्ष को आरोप लगाऊं या मैं प्रचार करूं। मेरा प्रचार थम गया है। मैं कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता को बोलूंगा, महाविकास आघाड़ी के प्रवक्ताओं को बोलूंगा, अब आरोप मत कीजिए। अब लोगों को वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए लोगों को बोलिए कि हमने तो प्रचार किया। बड़े बड़े नेता आए, योगी जी आए, डॉक्टर मोहन भागवत जी आए, सब आए, मगर मोहन यादव जी आए, मगर हमें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग महाराष्ट्र में हो बाकी के राज्यों से कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाइए। और ये रैलियों का जो आपने प्रोग्राम रखा हुआ जिस पे डिबेट चल रही है कि रैलियों में सबने जोर लगाया, सब पार्टियों ने, मैं बोलूंगा कि उबाटा ने, कांग्रेस ने, सब विपक्ष ने भी बहुत जोर लगाया।
मगर ये रैलियों का सिलसिला जनता तक कितने हद तक नेता अभिनेताओं के इस रैलियों का नतीजा क्या होता है वो 23 तारीख को समझेगा। हमारा काम, हमारा प्रचार, हमारा सोशल मीडिया प्रचार, हमारा मीडिया के थ्रू प्रचार, हमारी बड़ी बड़ी रैलियां, उसके अंदर योगी जी तो उत्तर भारत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक स्टार प्रचारक है, डॉक्टर मोहन यादव है, ये दोनों ने प्रचार किया क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता महाराष्ट्र में बसती है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। वैसे विपक्ष ने भी किया, महाविकास आघाड़ी ने भी बहुत बड़े बड़े लीडर लाए। प्रियंका गांधी जी आई थी महाराष्ट्र में, राहुल गांधी जी की सभा हुई, तो सब पार्टियों ने जोर लगाया। नतीजा 23 तारीख को समझेगा। प्रचार बहुत अच्छा हुआ। मैं किसी को बदनाम या किस पे आरोप लगाने के लिए इस प्रोग्राम में नहीं बैठा हूं। मैं मेरी कार साइड में लेके मैं कार से आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया हूं क्योंकि राखी जी का प्रोग्राम मिस करने के लिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। अरे और आज चिंटू मैं जी, आरोप नहीं करूंगा। बस सर बहुत बहुत समय से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ महाराष्ट्र की नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सम्मान करते हैं और बहुत अच्छी बात भी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ ना कि महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की सियासत, यहाँ पे चर्चा ही अपने आप में एक बहुत दिलचस्प होती है। हम 20 और 23 को भी मिलेंगे। मैंने तो सबको महाराष्ट्र से पहले से इन्विटेशन दे रखा है कि हम सब उस दिन भी बैठेंगे। सो थैंक यू सो मच। चलिए वापस आऊंगे। थैंक यू। अनीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। मैं आपको भी सुन रहा हूँ, चिंटू भाई को भी सुन रहा हूँ। अनीश जी, चिंटू भाई। अनीश जी, चिंटू भाई का जवाब आप बाद में दे दीजिएगा, पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आपको क्या लगता है रैलियों का ये जो रेला है और लगातार तमाम बड़े चेहरे हैं, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कितनी किसकी नैया यहाँ से पार लगती दिखती है? मैं जानते हैं आप सबसे ये सवाल क्यों कर रही हूँ। अमूमन ये जवाब आता है कि हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम ले जाएंगे, लेकिन जोर तो सबने लगाया ना, पीछे कौन रहा? देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ इतना बताना चाहूंगा क्योंकि शुरुआत योगी आदित्यनाथ बाबा जी से हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में आप आ सकते हैं, महाराष्ट्र में आप आके प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको अपने मन को कभी उन्हें, मेरा सवाल है उनसे, उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मेरा एक, आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता आपको यहाँ पे आके प्रचार करने से अच्छा है आपको अपने राज्यों में सबसे ज्यादा काम करना होगा? क्योंकि आज कितने सारे मेरे उत्तर प्रदेश के, बिहार के भाई बहन ऐसे हैं जो अपने गांव को छोड़ के आज महाराष्ट्र में आके बसते हैं या देश के अलग अलग राज्यों में जाके बसते हैं। क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि उनको वहीं पे अपने ही राज्यों में एक काम मिले, उनके हाथों उनको नौकरियां मिले या फिर उनके बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले? आप वहां से अपने मतदाताओं को जैसे बीजेपी हो सकती है या फिर चिंटू भाई की पार्टी हो सकती है या फिर राष्ट्रवादी अजित पवार भाई की पार्टी हो सकती है, उनको वोट करने के लिए वहां से यहाँ तक आके आपको अपील करनी पड़ रही है। मेरा तो सीधा सीधा सवाल उन्हीं सरकारों पे है, आप वहीं पे अच्छा कुछ करिए तो वहां से उनको यहाँ ना आना पड़े, उनको अपने क्या बोलते हैं अपनी भूमि से, अपनी भूमि जहां पे उनका जन्म हुआ है, जहां पे उनके सारे रिलेटिव्स है, जहां पे उनके माता पिता सब रहते हैं, उनको वो छोड़ के यहाँ पे ना आना पड़े। पहले अपने भूमि में ध्यान देना चाहिए, तब जाके महाराष्ट्र में आइए आप प्रचार करिए। लेकिन आप यहाँ पे आके कौन से मुंह से प्रचार करेंगे वो भी तो कभी आपको सोचना होगा। अगर मेरी बात में कुछ गलत है तो चिंटू भाई मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चिंटू भाई मैं कुछ गलत किया हो तो बोलिए बोलिए। आज हम बहस नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, ना किसका विरोध करेंगे, ना आरोप लगाएंगे। मुझे लेकिन एक चीज जरूर लग रही है अनीश जी, आपकी बात को मैं मानती हूँ, ठीक है होना चाहिए, लेकिन कौन सा कोई रोज रोज आ रहा है इलेक्शन टाइम में? तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट से कोई जो सीएम है यदि वो आ रहे हैं और वो अपने आप में एक फेस है, तो मुझे नहीं लगता उनके आने में कोई दिक्कत है। इसको हम इस तरह से नहीं आंक सकते कि वो अपने स्टेट में काम नहीं कर रहे होंगे या नहीं, वहां पर उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन में तो पूरा जोर लगाना जरूरी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो। इलेक्शन में कोई भी आ सकता है, मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि इलेक्शन में कोई आ नहीं सकता। कोई भी राज्य के, कोई भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके अपना प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जब अपना लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा में महाराष्ट्र का छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा रहेगा तो जो नंबर्स डाउन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, कुछ तो हुआ रहेगा ना वहां पे, कुछ तो वहां की जनता ने भी सोचा रहेगा। तो पहले अपने यहाँ पे ज्यादा करने की जरूरत है, फिर महाराष्ट्र में आके बाकी सब अपने मतदाताओं को या उत्तर भारतीयों को
मतलब इन्हें वोट करिए, इन्हें वोट करिए, ये सब बताना चाहिए। ये मेरी एक निजी राय है, आप उसको किस तरह से आपके ऊपर है। लेकिन जैसे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर भारत का पंतप्रधान बनते हैं तो उनको सबसे पहला ध्यान इन 2-3 राज्यों पे रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये राज्य पिछड़े हैं या फिर यहाँ पे बहुत मतलब कहा जाता था पहले कि यहाँ पे सब कुछ न कायदा है, ना सुव्यवस्था है, ना गुड गवर्नेंस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत है, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से होता है पूरे इंडिया में इन 2-3 राज्यों से। तो मेरा यही सवाल रहेगा कि बाहर ज्यादा घूमने से अपने स्टेट में सबसे अच्छा गुड गवर्नेंस। आज देखो 80 MP उस राज्य में, 80 MP और 80 MPओ का निधि महाराष्ट्र से आधा ही नहीं है। तो महाराष्ट्र में आके बसना, क्या ये अपने आप में एक अच्छी बात लगती है इतने बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि अपने। आज मुझे आप बताइए ना, मैं एक सादा सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, महाराष्ट्र का कोई सीएम कभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश में जाके मराठी पब्लिक से जाके बात करे कि आप ऐसे इसे वोट करिए? क्योंकि महाराष्ट्र की पब्लिक महाराष्ट्र छोड़ती ही नहीं है। उन्होंने जो भी है महाराष्ट्र में सारी गवर्नमेंट ले लीजिए, पहले की 70 साल की गवर्नमेंट ले लीजिए, अभी की 10 साल की गवर्नमेंट ले लीजिए, जो भी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि योगी आदित्य जी ने यहाँ पे आके नारे देने से अच्छा है? आज देखिए पुणे हो, छत्रपति संभाजी नगर हो, मुंबई हो, नागपुर हो, सब जगह आपको बाहर के लोग मिलेंगे। तो उनके लिए ही अच्छी बात होगी कि अगर वो अपने स्टेट में काम कर पाए, अपने घरों में रह के, अपने रिलेटिव्स के, अपने रिश्तेदारों के साथ रह के। अनीश जी ठीक है, मैं आपकी बात को क्रॉस नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत मामला है या उनका पार्टी का डिसीजन है कि किसको कौन कहां कैसे जाना है। तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि उन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते ना। महाराष्ट्र में क्या चलता है या वहां की स्ट्रेटेजी क्या है, वो गवर्नमेंट क्या सोचती है, वो लीडर्स क्या सोचते हैं, वो अपनी उनकी आइडियोलॉजी है, वो उनके अपने राइट्स हैं कि उन्हें जाना है या नहीं। तो इस पर हम नहीं जा सकते। हम हाँ ये जरूर बात कर सकते हैं कि जितना जोर लगा रहे हैं क्या उसका पूरा इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए वापस आती हूँ। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। प्रियदर्शी जी क्या लगता है? मुझे लगता है पीएम मोदी से लेकर आप योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश के मुखिया, मुझे लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको भी झारखंड में भी देखिए बहुत सारी उनकी रैली और सभाएं हुई, महाराष्ट्र में भी वो एक चेहरे की तरफ मुझे लगता है उनको प्रेजेंट किया गया। योगी आदित्यनाथ भी आए हैं, मोदी जी भी आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सभी लोगों को यदि देखूं तो कोई ऐसा दिग्गज मुझे नहीं दिखा जो रह गया हो कि हाँ उनकी सभाएं नहीं हुई, और एक दो नहीं लगातार। और उस लगातार में भी अपने मुद्दे, और ठीक है वो सरकार की जो जितनी भी कहते हैं ना योजनाएं हैं उनका जिक्र तो ठीक है, लेकिन ये बटेंगे कटेंगे फिर एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, ये अपने आप में लगातार बार बार रिपीट होता चला आ रहा है। तो क्या लगता है ये जो ताकत झोंकी है इन लोगों ने, तमाम दिग्गजों ने, इसका कितना इंपैक्ट महाराष्ट्र में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी मेगा शो करती रही है चुनाव के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है कि पूरी ताकत चुनाव के दौरान वो झोंक देती है। और अभी चूंकि राजनीतिक संसाधन भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत है, तो वो उसका उचित प्रयोग भी कर रही है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन मुख्यमंत्री कहाँ चुनाव प्रचार करने को चाहता है। दूसरी बात रह गई बात कि बटोगे तो कटोगे जैसे नारों का प्रयोग हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी वो चुनावी मुद्दा बन चुका है एक तरीके से। वो क्यों बन रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है, और योगी आदित्यनाथ के इम्पैक्ट को भी उसी रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि जब 2024 का हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे, और वे विमुख हो गए थे एनडीए गठबंधन की ओर से, और एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर भारतीयों को चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं दिया गया था। लेकिन आप मुंबई का इक्वेशन समझिए, मुंबई में 36 सीटें हैं, उसमें से उनमें कम से कम 15 से अधिक सीटों पर उत्तर भारतीयों का प्रभाव है। 2009 में जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय सर्वाधिक 9 उत्तर भारतीय चुनाव जीतने में मुंबई से कामयाब हो गए थे, जबकि मुंबई में 36 विधानसभा की सीटें हैं, और 36 के हिसाब से अगर 9 का आंकड़ा आप देखेंगे तो 25% के करीब। और वहां जो आबादी है मुंबई में, उसमें 15 से 20 लाख के करीब
सॉरी माफ करिएगा, 30 से 35 लाख के करीब उत्तर भारतीयों की संख्या है। और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वो एनडीए से बितका हुआ था, तो उसको एकमुश्त करने के लिए, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी आदित्यनाथ जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा अगर समय दें तो मैं अभी शिवसेना के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे, शिवसेना के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि क्यों उनको अपने राज्य में काम करना चाहिए, वहां की सरकारें काम नहीं दे रही हैं। आप राखी जी उस पर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं बोल देता हूं। है क्या कि आप कहते हैं कि क्यों यहाँ आते हैं, तो आप देश भर के संसाधनों को अपने यहाँ क्यों लाते हैं महाराष्ट्र में? आप बाहर से खनिज मंगाना बंद कर दीजिए, आप अन्य राज्यों के साथ व्यापार करना बंद कर दीजिए। आपके बैंकों, देश, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, तमाम प्रदेश के लोग बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं उसका सर्वाधिक उपयोग तो महाराष्ट्र के लोग करते हैं। आप बैंकों से कर्ज लेना बंद कर दीजिए, कहिए कि ये बिहारियों का पैसा है, हम नहीं लेंगे, उससे हम व्यापार नहीं करेंगे। तो ये सब गड़बड़ झाला जो है, इसको करने की बजाय इस पर फोकस किया जाना चाहिए कि देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो और देश की एकता कैसे कायम रहे। आप उपराष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं, बुरा नहीं है उपराष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया जाना, लेकिन जिस तरीके से आप उन्मादी होकर के उपराष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं वो सोचनीय विषय है। आपको उत्तर भारतीयों ने वोट किया है, अभी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही किया था, लेकिन जिस तरीके की आपकी भाषा है उत्तर भारतीयों के प्रति, अभी भी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार और यूपी के लोग इस देश में, बिहार में भी मैं जानता हूं, दरभंगा एक शहर है, एक जिला है, वहां पर कई मराठी लोग रहते हैं। तो क्या उनको भगा दिया जाए, उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए? क्या महाराष्ट्र की सरकार उनकी चिंता नहीं करती है, उन्हें वापस बुला ले? ठीक है रंजन जी, आपको मेरी आवाज है? तो इस तरीके का जो शब्दों का जो प्रयोग है, इस पर रोक लगना चाहिए। मेरी आवाज अभी और आप टिकट भी दे रहे हैं अभी पिछले चुनाव में। जी प्रियदर्शी जी, क्योंकि मुझे लगता है समय बड़ी तेजी से, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग अब जल्दी से अपनी दोबारा भी अपनी बात रख पाएं। तो मैं तनुज जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, चिंटू जी उसके बाद आती हूँ, अनीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी मैं समय दूंगी। 1 सेकेंड रुकेगा। तनुज जी, महाराष्ट्र के इस पूरे इलेक्शन को, क्योंकि प्रचार थम चुका है, मुझे लगता है डोर टू डोर कैंपेनिंग बाकी है, हम सब जानते हैं कि 2 दिन का ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स होती हैं, कैसे सारी चीज़ों को निकालना है, बहुत हैक्टिक भी होगा जाहिर तौर पर, क्योंकि सत्ता और सरकार का सवाल है, तो उस पर क्यों चिंतन मंथन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। लेकिन लगातार जिस पर आज हम चर्चा में बैठे हैं, ये रैलियां, ये प्रचार, ये सभाएं नहीं, एक नहीं, कई, और मुझे लगता है बार बार उन दिग्गजों का आना, अपने मुद्दों पर अपनी सारी बातों को, उस ताकत को दिखाना, क्या लगता है ये महाराष्ट्र की जो सियासत कह रही है किस तरफ, किस मोड़ को लेती हुई दिखाई दे रही है? राखी जी, आपको मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से जो स्टार प्रचारक की एक लिस्ट बनती है, सूची बनती है, हर पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की सूची बनाती है, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी दल हो। आज हमारे एक पैनलिस्ट ये बोल रहे हैं कि कभी महाराष्ट्र के सीएम बाहर गए थे क्या? तो मैं बोलता हूं हाँ, गए थे। अगर विलासराव देशमुख जी के बारे में नहीं जानते हैं तो इनको याद हो कि जब कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव देशमुख हो, अशोक चव्हाण हो, काफी सारे स्टार प्रचारक की सूचीगत रहे हैं और जाते रहे हैं। वहीं हम बात करें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जब अगर पहुंच रहे हैं, तो देखिए निश्चित रूप से एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते ये दिखाता है कि दूसरे राज्यों में जब आसपास चुनाव होते हैं तो पार्टी की एकता। देखिए पिछले 11 नवंबर को महाराष्ट्र के, संपूर्ण महाराष्ट्र के जितने प्रिंट मीडिया अखबार थे उसमें एक विज्ञापन आया था कि एक है तो सेफ है। उसके अंदर महायुति के चिन्ह थे जिसमें बीजेपी का बड़ा और साइड में दोनों पार्टियों के दल के भी चुनाव चिन्ह मौजूद थे। ये उसके अंदर हमने ये देखा कि वो चीज जो हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो बयानबाजी योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे से शुरू करी, उसको मोदी जी ने एक अपने लेवल पे ला करके रखा है। और महाराष्ट्र के अंदर महायुति के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने उस विज्ञापन और बातों जो उन्होंने भाषण भी दिया था उसमें दी है। हालांकि हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अगर बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के चुनाव में सही मुद्दा गरीब लोगों के लिए सिलेंडर
की जो फैसिलिटी है, जैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात करी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात महाराष्ट्र में करी है। वहीं झारखंड के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर और साथ में 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही है। निश्चित रूप से ये जो एक मार्जिनल वॉर है, हम इसे समझे कि महज दोनों पार्टियों ने अगर 860 रुपए का सिलेंडर 500 और 450, यानी पूरा जो हम राजनीतिक देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, वो चाहे झारखंड का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, दोनों तरीकों में हम ये समझे कि जो मेन मुद्दे फोकस किए जा रहे हैं वो या तो जातिगत है या फिर जो है वो सिलेंडर। और देखिए साथ में उज्ज्वला योजना महाराष्ट्र में, साथ में लाडली बहना योजना, इन योजनाओं का भी लाभ सरकार ने देने की घोषणा करी है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बीजेपी की सरकार दूसरे प्रदेशों में भी, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जहां पे भी उन्होंने जो जो स्कीमों की घोषणाएं करी थी, उनको वहां दिख रहा है प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहुंचने का एक मतलब ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, तब उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू करी थी, और उसके बाद मोहन यादव चीफ मिनिस्टर बने। आज भी वो पैसा यथावत लाडली बहनाओं को मिल रहा है। इसका मतलब महाराष्ट्र में वो विश्वास जताया जा रहा है कि कल को अगर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनती है, तो ऐसे में वहां की जो बहना है उनको भी निश्चित रूप से उन योजनाओं का लाभ महायुति की सरकार, एनडीए की सरकार निश्चित रूप से देगी। और ये सारे देखिए जी, ठीक है तनुज जी, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं और समय बहुत तेजी से हो रहा है। आज हमारी चर्चा हमने थोड़ी सी रुक के ही देर से शुरू करी थी, तो मुझे लगता है एक एक बार सबकी बात और आ जाए। एक बात बस मैं छोटी सी अपनी बात कंप्लीट यहाँ करना चाहती हूँ, वो ये थी कि ये जो बात आई थी अभी दूसरे स्टेट के सीएम को लेकर कि उनको क्यों आना है या क्यों आते हैं, वो अपना काम नहीं देखते, फिर उस पर प्रियदर्शी जी ने भी अपनी बात रखी। मुझे लगता है मैंने एक लाइन में बहुत क्लियर पहले ही कर दिया था, आपने भी कह दिया। देखिए स्टार प्रचारक हैं, हर पार्टी अपने स्टार प्रचारक को सामने रखती है, उनका पूरा राइट है। एक लाइन में बात खत्म होती है। भाई ये पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय है, उनका स्टार प्रचारक कौन होगा, उनका कौन सा फेस कहां जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, ये इंटरनल मैटर है। तो ये तो कोई बात या इशू है ही नहीं मुझे उस पर सवाल उठाने के लिए। या जिस तरीके से अनीश जी भी कह रहे थे हमारे यहाँ का कोई नहीं जाता, फिर आप लोगों ने भी एग्जाम्पल्स दिए कि कई लोग गए, वो कोई विषय ही नहीं है। विषय इस बात का है कि जिन रैलियों का धुआंधार रैलियां हैं, मतलब क्या लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां होंगी, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को रख पाएंगे तो विजय हासिल होगी, या मुद्दे बहुत ज्यादा काम करेंगे, या एक माहौल जो एक होता है वो काम करेगा। ये सारी बातें मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं। चलिए, कई सारे लोग समय मांग रहे थे, अब जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। चिंटू जी पहले आप बोलिए। राखी जी देखिए, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, एकदम योगी जी के बगल का। और जब राज ठाकरे जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश को वालों को, बिहारियों को प्रांतवाद शुरू किया था, उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आपने लोकसभा में देख लिया। एमएनएस ने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा में बीजेपी को हाथ मिलाया, तो उत्तर भारतीयों ने बीजेपी को या महायुति को मतदान नहीं किया। उत्तर भारतीयों का मतदान, उत्तर भारतीयों की जनसंख्या महाराष्ट्र में बहुत है, तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ महायुति इनवाइट करती है एज ए स्टार प्रचारक। आज महाराष्ट्र, आज अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू मूव। हम देश के कोई भी कोने में जाके बस सकते हैं, कहाँ भी प्रचार कर सकते हैं, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पे आक्षेप लेना कि उत्तर प्रदेश के और मोहन भागवत जी मध्य प्रदेश के सीएम महाराष्ट्र में आके प्रचार कर, इस बात का निषेध करता हूं कि प्रांतवाद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी लीडर आ सकता है। ठीक है, चलिए खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड अनीशी एक सेकेंड आ रही हूँ। खेमचंद जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, उद्धव जी की जो पार्टी है वो आज भी जो नॉर्थ इंडियन है उनके खिलाफ अपने मानसिकता को बदल नहीं पाई है। आज भी किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग क्यों आते हैं, क्यों यहाँ पे उनको बुलाया जाता है, क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्यों यहाँ रहते हैं, ये चीजें सब दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने जो हिंदुत्व राजनीति वो भी तिलांजलि दे दी है। उन लोगों को बुला के सम्मानित कर रहे हैं जिनके खिलाफ जीवन भर बाला साहब ठाकरे ने लड़ाई लड़ी। बाला साहब ठाकरे जी ने उनको दूर रखा, उनकी राजनीति से दूर रखा। आज उनको बुला के समाजवादी पार्टी के नेताओं को सम्मानित कर रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे हैं, अपने साथ मंच पर ले जा रहे हैं। और जिस मातोश्री में लोग जाके मिलते थे, आज वो मातोश्री से बाहर निकल के हर जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, इवन झुक रहे हैं।
इससे जो आम पहले उनके साथ जुड़ा भी रहा है वो भी हट गया है और अब रियल शिवसेना संजय जी की है, उसके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और आज हिंदुत्व की, सनातन की, राष्ट्रवाद की कोई राजनीति कर रहा है तो वो हमारा गठबंधन है। आज महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर ले जाने की कोई राजनीति कर रहा है तो हमारा गठबंधन है। आज गाँव, गरीब और जरूरतमंदों की जो काम कर रहा है और काम करके दिखा रहा है। पीएम किसान के माध्यम से सबको मदद पहुंच रही है, आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है और हमने जो स्टेट लेवल पे प्रॉमिस की उससे हमारी जीत पक्की है। चलिए मैं एक सेकंड आपको बीच में रुकूंगी। हाँ अनीश जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मुझे एक बात तो आज बिल्कुल सही साफ साफ समझ में आती है। गए वो दिन, गया वो जमाना, गया वो समय जब ऐसा लगता था कि नहीं नहीं हमारी तो सरकार है और हमारा तो चेहरा इतना मजबूत है कि जनता हमें बैठे बैठे जिताएगी। अब जनता बैठे बैठे नहीं जिताएगी, आना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेंगी, एक एक नहीं कई सारी करनी पड़ेंगी, मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। लोकसभा के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद महाराष्ट्र में तो ये होना ही था। तो ये आप लोग खुल के नहीं कह रहे हैं पर मैं यहाँ बैठ के बिल्कुल कह सकती हूँ कि अब वो समय नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि सिर्फ एक किसी चेहरे पर हमें वोट मिल जाएगा। ठीक है अनीश जी चलिए बोलिए। जाहिर सी बात है, इलेक्शन से रैलियां करनी पड़ेगी, मतदारों के घर तक पहुंचना पड़ेगा, घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा, जो हम सब लोग कर रहे हैं। सारे पैनलिस्ट और अपने अपने एरिया में प्रचार कर रहा है। महाराष्ट्र से जो भी है वो सारे प्रचार कर रहे हैं। अभी देखिए जो बात यहाँ पे 2-3 जो पैनलिस्ट है, शायद आज के विशेषज्ञ रंजन जी है या फिर अदर है या फिर बीजेपी से जो भी कोई है, देखो मैंने जो कहा आपने ध्यान से शायद सुना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो कोविड का वक्त मैंने देखा है, मैं खुद उनके रजिस्ट्रेशन किया हूँ। वहां पे भी 2-3 वर्ग के लोग हैं, जहां पे सबसे पिछड़ा जो है वो कामगार वर्ग है, जिसे असंगठित लेबर कहा जाता है। वो वर्ग महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनका अगर आप जिंदगी जीने का स्तर देखेंगे तो बहुत खराब है। वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और उनका रोज का काम करने के बाद वो अपना पेट पालते हैं। मुझे यही कहना है कि उनको यहाँ पे आके कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है। मेरी बातों को शायद आपने अलग तरीके से ले लिया, लेकिन अगर हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी अपने ही स्टेट में दे दे तो क्या ये मैंने गलत कहा है? मैंने ये कहीं नहीं कहा कि अनीश जी महाराष्ट्र किसानों का प्रदेश है और एक समय में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला प्रदेश महाराष्ट्र था। जब मैंने कोविड का वक्त किस वजह से सारे के सारे उन्हें रोका गया देखा मैंने। वहां पे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे उनको 3 दिन तक अंदर नहीं लिया गया, जबकि महाराष्ट्र से लेके गए थे पानी वगैरह, वही वो वहां पे खा रहे थे। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मेरा सबके लिए ये कहना नहीं है, जो सबसे कम कमाने वर्ग है उनके बारे में मेरा ये कहना है, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना। अनीश जी मैं रुकूंगी, मैं चाह रही हूँ सब लोग जल्दी से अपनी बात ले ले। प्लीज अनिल जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। जी राखी जी देखिए, अभी अनिश जी ने जो बात कही वास्तव में कड़वा सत्य है। ये डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर चुकी है। अब ये तारीख के पुल बांधते रहे, जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाने का जो खेला करते रहे, लेकिन जनता ने इनको जवाब लोकसभा चुनाव में दे दिया। और आने वाला ये जो चुनाव है 20 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, जिसकी प्रचार आज समाप्त हो चुका है, डोर टू डोर अपना कंपेनिंग जो पर्सनली लोग बैठ के कर सकते हैं वो हम लोग सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की जो योजना है, उस योजनाओं के तहत महाराष्ट्र की क्या दे? एक बार किसकी आवाज आ रही है? चिंटू जी आपका माइक ऑफ हो सकता है तो शायद आवाज ठीक से आ पाएगी। जी अनिल जी आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज जल्दी से, वैसे ही समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से खेल करने का काम किया है, जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने का काम किया है, अब अभी ये बहुत बड़ा आरोप लगाया शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी पर, ये हिंदूवादी पार्टी हुआ करती थी। भैया भारतीय जनता पार्टी तो जिस बायलॉज पर बनी वो गांधीवाद और समाजवाद था। ये हिंदूवाद और सनातन वगैरह कहां से अपनाने लगे आप? गांधीवाद और समाजवाद में इस तरह की बातें ही नहीं थी। गांधीवाद क्या है? गांधीवाद इस देश को वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर, सर्वधर्म समभाव के नाम पर लेकर चलने वाला विधान है। गांधीवाद इनको ठीक से मालूम नहीं है, तो गॉडसेवादी है। ये गांधीवाद का बायलॉ जरूर लेकर चले, लेकिन ये गांधीवाद पर नहीं है। ये समाजवाद जानते नहीं है समाजवाद होता क्या है। नारे देना जानते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन सबका विकास नहीं करते।
इनको नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में खुलेआम ये ऐलान किया गया, अनिल जी, मुसलमानों को टिकट। ठीक है, मुझे रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार, और वो अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। तो अब जनता उस वोट, कीमती वोट उसका जो होगा ना, वो 20 तारीख को जाएगा और मुझे लगता है 23 तारीख को उसके रिजल्ट आएंगे। सब कुछ, जितनी चर्चाएं हम कर रही हैं, पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। हम बैठेंगे उस दिन सभी लोग उस चर्चा में एक बार फिर से। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक बात तो साफ है, महाराष्ट्र का रण है और योगी, जहां तक मैं मोहन और योगी की जोड़ी की बात करूं तो इनका दमखम तो दिखा है। लगातार धुआंधार रैलियां और सभाएं हुई हैं। अब किसमें कितना दम है और जनता किससे कितना सरोकार रखती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।